नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो वाली कक्षा के साथ उपस्थित है। आज का हमारा मुद्दा होगा कि सांसदों के आपराधिक मामलों का निपटारा कैसे होगा। जो सांसद है, हमने अभी कई रिपोर्टों को देखा है जिसमें हम पा रहे हैं कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं। अभी कई रिपोर्ट भी आई थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था इस कक्षा में। तो आज हम जानेंगे कि आपराधिक छवि वाले, जिन पर आपराधिक मुकदमे कायम है, चल रहे हैं, उन लोगों का, वैसे विधायकों, सांसदों का क्या होगा, उनके मामलों का निपटारा कैसे होगा। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, दिशा निर्देश आया है। आज की हमारी कक्षा उसी पर बेस्ड रहेगी। आइए बात करते हैं। आइए आज की इस कक्षा की रूपरेखा को हम लोग समझ लेते हैं। तो सांसदों के खिलाफ मामलों का शीघ्र निपटान, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किया है और बताया है कि सांसदों के खिलाफ जो आपराधिक छवि के मामले हैं, उनका निपटान कैसे किया जाए। आज की इस कक्षा में चर्चा के बिंदु होंगे। खबर क्या है और चर्चा में क्यों है, यह खबर क्यों चर्चा में है, मुद्दा क्या है, क्यों अचानक सुप्रीम कोर्ट को अपने दिशा निर्देश को जारी करना पड़ा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या है। आइए एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी। हाईकोर्ट के द्वारा ऐसे मामलों के स्वतः संज्ञान पंजीकरण की निगरानी के लिए विशेष पीठ की स्थापना की बात की गई है। मामला है कुछ साल पहले का। अश्वनी नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने PIL दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि जो आपराधिक छवि वाले लोग हैं, नेता हैं, उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए और उनसे जुड़ी तमाम बातों का जिक्र किया है। उसी को केंद्र में रखते हुए, उसी मामले पर सुनवाई करते हुए यह मुद्दा आया है, यह चर्चा का विषय आया है। हाईकोर्ट द्वारा ऐसे मामलों के स्वतः संज्ञान पंजीकरण की निगरानी के लिए विशेष पीठ की स्थापना की बात की गई है। क्या है मुद्दा, क्या है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ने अगस्त 2016 में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2016 के अगस्त महीने में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो दोषी राजनेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध की मांग की गई थी और कहा गया था कि ऐसे राजनेता जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, अगर उनको सजा मिल जाती है, चार्ज उन पे लग जाता है कि आप दोषी हैं, तो ऐसे राजनेताओं को चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगा दी जाए। उसी से संबंधित हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) उससे संबंधित है। इसमें जो अधिनियम की, अर्थात जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अधिनियम है, उसकी धारा 8 कहती है कि कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर कानून निर्माताओं की अयोग्यता। कानून निर्माता से यहाँ पर संबंध विधानसभा में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कानून का विधायन करते हैं, बनाते हैं, अर्थात जहाँ पे विधानसभा है वहाँ विधायक, और जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है वहाँ पे विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, और केंद्र में अगर बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, ऐसे लोगों को की अयोग्यता की बात की गई है। अब हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 है, जो संसद एवं विधानसभाओं के लिए चुनाव के संचालन की बात करता है कि कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, कौन लोग वोट देंगे, उनका संचालन कौन करेगा, परिसीमन की क्या व्यवस्था होगी। इन सारी व्यवस्थाओं के लिए हमारा यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बना है। सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता एवं अयोग्यता का भी निर्धारण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा किया जाता है। आपने दल बदल कानून के बारे में भी सुना होगा। दल बदल कानून के आधार पर हम जो विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता और योग्यता को कैसे निर्धारित करते हैं, उनका आचरण कैसा है, भ्रष्ट आचरण के आधार पर भी उनकी अयोग्यता की बात की गई है। चुनाव के दौरान या उसके संबंध में होने वाले अन्य अपराधों के बारे में भी यह हमारे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सबके दोष गुण चर्चा और उन पर आपराधिक कृत्य के तहत कौन कौन सी धाराओं के तहत क्या क्या मुकदमे कायम होंगे,
कौन सी सजा होगी, इन सब का प्रावधान यह हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो धारा 8 विशेष रूप से विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है। यहाँ पे विधायक का तात्पर्य विधायक से नहीं है, यहाँ पे विधायन करने वाला, विधायन मतलब जो कानून का विधायन करता है उससे है। अर्थात इसमें हम उन चारों लोगों को लेंगे, अर्थात संसद के लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर और जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ के भी मेंबर की बात करेंगे। उसके भी जो सदस्य होंगे उनकी बात, उनकी अयोग्यता से संबंधित यह हमारा जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में यह प्रावधानित किया गया है। इसमें हम दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव जमाखोरी के विषय में भी इसमें बताया गया है। मुनाफाखोरी के बारे में भी इसमें बात की गई है। भोजन या दवाओं में मिलावट से भी संबंधित चीजों पर बात की गई है। याचिका में आजीवन प्रतिबंध की मांग धारा 8(3) के विषय में की गई है। अब जो हमारी धारा 8 है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई सदस्य, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उस पर अपराध सिद्ध होता है और 2 वर्ष का कारावास होता है तो वह व्यक्ति की सदस्यता तो समाप्त होगी ही, कारावास का समय काटने के बाद 6 वर्ष तक वह किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेगा। लेकिन जो अश्वनी नाम के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने याचिका दायर की है, उन्होंने यह कहा है कि अगर किसी आपराधिक कृत्य के विधायन करने वाले, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, उन पर अगर दोष सिद्ध होता है तो उनको, ऐसे व्यक्तियों को आजीवन चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। अब देश क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया है? तो त्वरित निपटान की निगरानी के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा स्वतः संज्ञान मामलों का पंजीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अधीनस्थ न्यायालय अर्थात प्रदेश के उच्च न्यायालयों को यह निर्देश दिया है और कहा है कि स्वतः संज्ञान लेकर सो मोटो के द्वारा ऐसे मामलों का पंजीकरण करिए और उसके निपटान की व्यवस्था करिए। त्वरित निपटान, कैसा निपटान? त्वरित निपटान। दूसरा क्या कहा है? ऐसे मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली विशेष पीठ या इनके द्वारा नामित पीठ के द्वारा की जाए। जो इस प्रकार के जो मामले हैं, विधायक और सांसदों के अपराधों से जुड़े हुए मामले हैं, उनको कौन कौन देखेगा? किस प्रकार की पीठ देखेगी? कि ऐसी पीठ देखेगी जिसमें वहां के या तो सुप्रीम जज हो, मुख्य न्यायाधीश हो या इनके द्वारा नामित कोई पीठ हो। दूसरा, अगली बात क्या कहा है कि आवश्यकता होने पर मामले नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध कर दिए जाए। आवश्यकता होने पर मामलों में नियमित अंतराल मतलब 1 हफ्ते पर, 1 महीने पर, 2 दिन पर, 3 दिन पर अगर ऐसी आवश्यकता महसूस की जाए तो वैसे इसको कर दिया जाए, सूचीबद्ध कर दिया जाए। आगे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि विशेष पीठ अदालत की सहायता के लिए महाधिवक्ता या अभियोजन को बुला सकती है। जो इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष पीठ होगी, जरूरत पड़ने पर जो व्यक्ति है अभियोजन को भी बुला सकती है और वहां के महाधिवक्ता को भी बुला सकती है। निचली अदालतों के लिए एक समान दिशा निर्देश बनाना मुश्किल, लेकिन प्रभावी निगरानी के लिए उपाय तैयार करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय पर दी गई है। जो निचली अदालतें हैं उसके लिए एक समान दिशा निर्देश बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन जो वहां का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वह निगरानी के लिए उपाय तैयार करने की जिम्मेदारी ले सकता है, उसको मिलनी चाहिए। प्राथमिकता वाले मामलों को देखना है कि सबसे प्राथमिकता वाले कौन से मामले हैं। अपराधों की अपनी अपनी श्रेणियां होती है। बलात्कार का अगर कोई नेता दोषी है तो उसके मामले की कैसी सुनवाई होगी। हत्या के जुर्म में फंसा हुआ है उसकी सुनवाई अलग होगी। खनन माफिया अगर नेता है तो उसकी सुनवाई के लिए अलग। इनको प्राथमिकताओं के अनुसार इसको रखा जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा और त्वरित निपटान किया जाए। उस वैसी व्यवस्था प्रत्येक हाई कोर्ट करें, प्रत्येक राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वो ऐसा करें। उसके लिए अपनी व्यवस्थाएं बनाएं, पीठ बनाएं, आवश्यकता पड़े तो महाधिवक्ता को भी बुलाएं, अभियोजन पक्ष को भी बुलाएं। यही रही बात सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की। दुर्भाग्य है
कि हमारे देश में अधिकतर राजनेता जो हैं पद पर आसीन है संवैधानिक रूप से, उन पर आपराधिक छवि के मामले निश्चित तौर पर ही दर्ज हैं ज़्यादातर लोगों पर। ऐसी छवि के नेताओं को टिकट ही नहीं देना चाहिए पार्टियों को। लेकिन तुरंत खंभा छूने की प्रवृत्ति वाली जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, प्रत्याशी होता है, उसी को सभी पार्टियां चुनाव में अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करती है ताकि वह जीते, हमारा बहुमत हो और हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पदों पर सुशोभित करें। लेकिन आज के इस 21वीं शताब्दी के सभ्य समाज में ये सब चीज़ें सही नहीं है। इसी को ध्यानगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालात जल्द ही स्वच्छ होते नजर आएंगे और हमारी विधायन करने वाली संस्थाएं राजनीतिक अपराधीकरण से मुक्त होकर काम करेगी। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।